दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वो तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने की आज़ादी सोच रहा था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा। हीरा ने उसे दूसरे पहलू में सींग चुबो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुसा। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया। हीरा तो मेर पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसे खुद कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबकी पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक भी तिनका न मिला। समझ में न आता था वह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखता रहता, पर कोई चारा लेकर नहीं दिखाई देता। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। आओ दीवार तोड़ दें। मुझसे तो अब भी नहीं होगा। बस इतनी बूथ पर करते थे, सारी अकड़ निकल गई। बारे की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग से दीवार गड़ा दिए और जोर मारता हुआ मिट्टी की एक चप्पड़ निकल आई। फिर तो उसका साहस बढ़ा और दौड़ दौड़ कर दीवारों पर चोटें की। हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का यह बर्ताव देखकर उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। अपने बूते पर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। जो भी तो मरना है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो दीवार में सींग लगा लगा कर जोर करने लगे, मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहे हो। आखिर कोई 2 घंटे जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा और आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों की त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक वहीं सोच में खड़े थे कि भागे न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो। हीरा, हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़े उसके लिए मुझे मार पड़े तो क्या, कोई चिंता नहीं। इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे हमें। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया।
तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा था। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में से कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। उनका यही आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठड़ियाँ निकल आई थी। एक दिन बारे के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वो 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका कर चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीद कर होता। सहसा एक ढडियाल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्र के कुल्लों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठे। वह क्यों है और क्यों टटोल रहे हैं, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया घर के नाहक भागे, अब तो जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस ढडियाल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी करने पर उनके ऊपर डंडा जमा दिया जाता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे खेत में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी थे सब। किसी को कोई चिंता नहीं। उनके 2 बाई बधिक कैसे हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया हमें लेकर। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आया है। इसी कुएं पर हम पानी पिया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहीं से आगे हम जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वो हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डडियल भी इनके पीछे पीछे भागता हुआ चला आया। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। डडियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। डडियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। डडियल पीछे हटा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका और खड़ा डडियल का रास्ता वहीं देख रहा था। डडियल दूर दूर से खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब डडियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर ही गया था, कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों की खली भूसी चोकर और दाना भर दिया जाए, दोनों मित्र खाएंगे। जूरी खड़ा दोनों बहनों का सहला रहा था और दोनों मित्र बड़े चाव से चारा खाने लगे। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी चली आई। उसने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। इसी के साथ आज 2 बैलों की कथा संपूर्ण होती है। आप सभी से फिलहाल विदा लेती हूँ। जल्दी मिलूंगी एक नई कहानी और एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।